कल का जो जो भी टॉपिक हुआ था उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन बन रहा है वो देखते हैं, और जो क्वेश्चन एक्स्ट्रा जो तुमको दिखेगा ना उसका हम थ्योरी आज बताएंगे, है ना। देखो इसमें पहला जो क्वेश्चन है इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, ड्रॉ कनेक्शन डायग्राम एंड वेक्टर डायग्राम फॉर पावर मेजरमेंट इन अ 3 फेज लोड यूजिंग 2 वाट मीटर मेथड एंड एक्सप्लेन इट, है ना। आपको बोला कि आप पहले कनेक्शन डायग्राम शो कर दीजिए, फिर आप उसका वेक्टर डायग्राम बनाइए, फेजर डायग्राम बनाइए और उसको एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, तो उतना ज्यादा एक्सप्लेनेशन क्या क्या होता है देखो। तो जो कनेक्शन डायग्राम वाला काम है ना ये हम लोग कल ही किए हुए हैं। देखो इसमें तुम समझो कैसे किया हुआ है। ये देखो ये यहाँ से हम लोग कल शुरू किए थे। एक सेकंड होल्ड करना तो लोग। तो वहां पे वापस हम लोग, तो देखो कल का जो हम बताए थे ये बेसिकली तुम्हारा क्या था, ये कनेक्शन डायग्राम ही है। देखो यहाँ पे हम इसको यहाँ पे अब मेंशन कर भी दिए हैं, कनेक्शन डायग्राम, समझे। ठीक, ये 2 वाट मीटर के लिए कनेक्शन डायग्राम है जब लोड तुम्हारा बैलेंस्ड हो। बैलेंस स्टार लोड के लिए हम लोग एक कनेक्शन डायग्राम बनाए हुए हैं और इसको हम लोग एक्सप्लेन किए थे। ठीक है, ठीक, एक तो ये हो गया कनेक्शन डायग्राम। जब तुमको बोलेगा तो तुम कनेक्शन डायग्राम बना दिए, इसी में तुमको पूरा फेजर डायग्राम शो किया हुआ है। देख रहा ना, फेजर डायग्राम तुम्हारा करस्पॉन्डिंग शो किया हुआ है। दोनों वाट मीटर का रीडिंग कैसे ले लिए, दोनों का हम लोग सम करके उसको क्या कर दिया, अल्टीमेटली हम लोग 3 फेज एक्टिव पावर का मेजरमेंट दिखा दिए। 3 फेज रिएक्टिव पावर का मेजरमेंट कैसे होता है वो भी हम लोग दिखा दिए। अगर तुमको इसी क्वेश्चन पूछे कि पावर फैक्टर का मेजरमेंट कैसे होता है तो वो ऐसे होता है, ये भी दिखा दिए, है ना। एक ही क्वेश्चन में अगर तुमको पूछ देता है कि पावर फैक्टर का कैसे मेजरमेंट करेंगे 2 वाट मीटर से, तो ऐसे करेंगे। पावर फैक्टर का ये एक्सप्रेशन दिखा देना है ना जी। मेजरमेंट कैसे हो रहा है, तुम एक्सप्रेशन लेके आ गए, इसका मतलब है कि हो गया मेजरमेंट, समझ गए। तो ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद से देखो एक चीज था इसमें, शो दैट इन 2 watt meter that 3 phase power measured sum of reading of 2 watt meter given total power consumed in the 3 phase। कहे का मतलब ये है कि आप शो कीजिए कि 3 फेज लोड है, तो 3 फेज लोड में जो टोटल पावर कंज्यूम हुआ है वो पावर जो है दोनों वाट मीटर के रीडिंग का समेशन होगा, एडिशन होगा, यही शो करना है। तो बेसिकली हम लोग बैलेंस्ड लोड के लिए ये चीज क्या किए हैं, शो किए हुए ऑलरेडी। देखो यहाँ पे हम लोग क्या किए, P1 प्लस P2 किए, है ना। यहाँ पे हम लोग जब P1 प्लस P2 जब किए तो ये क्या आया, P1 प्लस P2 का वैल्यू आया 3VI cos पाई, ये आया था ना जी। तो ये 3VI क्या है, ये एक्टिव है ना, ये रियल पावर है, 3 फेज पावर। ठीक, तो एक तो ये था ही, तो ये बैलेंस लोड के केस में था। हम लोग इसी का एक और प्रूफ देंगे तुमको, समझे। अब मान लो तुमको क्वेश्चन में डेल्टा बोल देता है, स्टार बोल देता है, तो तुम थोड़ा कंफ्यूज हो सकते थे। इसी के लिए इसके थ्योरी में हम थोड़ा सा एडिशन कर दिए हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा देखो थ्योरी में क्या है। अगर मान लो 2 वाट मीटर तुमको एक्सप्लेन करने के लिए बोलता है, ठीक, सिर्फ 2 वाट मीटर बोल देता है एक्सप्लेन करने के लिए, तो तुम ये चीजें लिख सकते हो। देखो इसमें क्या है, पहले क्या लिखे, इट इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ मेजरिंग 3 फेज पावर, है ना। सबसे इट इज पार्टिकुलरली यूजफुली व्हेन लोड इज अनबैलेंस्ड, जब लोड अनबैलेंस्ड हो ना। देखो एक्चुअली इससे अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड दोनों तुम मेजर कर सकते हो, ये हम तुमको पहले भी बताए हुए हैं। ठीक, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड दोनों हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक, समझे। 3 फेज 3 वायर के लिए हम लोग 2 वाट मीटर का यूज करके बैलेंस या अनबैलेंस दोनों लोड को मेजर कर सकते हैं। तो ये पार्टिकुलरली सूटेबल होता है अनबैलेंस्ड हो तब। ठीक है, मतलब बैलेंस्ड है तो बहुत इजी है। ठीक है, अनबैलेंस्ड हो तब भी जाके मेरा काम हो जाता है। तो देखो एक्चुअली क्या होता है ना इसमें, इसका जो मेजरमेंट हम लोग जो पावर का करते हैं, तो लोड का जो इंस्टेंटेनियस पावर होता है, समझ गए, लोड का जो भी इंस्टेंटेनियस पावर होता है ना, वो पावर जो है, लोड का जो इंस्टेंटेनियस पावर है वो क्या होगा, वो तुम्हारा जो क्या होगा कि दोनों वाट मीटर के इंस्टेंटेनियस पावर के सम के बराबर होगा। ठीक है, अब तुम देखो बार बार यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इंस्टेंटेनियस आ गया, इंस्टेंटेनियस आ गया, है ना। तो अब देखेंगे हम लोग इंस्टेंटेनियस के टर्म में क्या होता है। देखो जो पावर अगर मान लेते हैं, मान लो, मतलब इसको हम लोग कैसे, दिस फैक्ट कैन बी शोन या फिर प्रूव। देखो इस फैक्ट को हम लोग शो कर सकते हैं या फिर प्रूव कर सकते हैं। देखो तुम्हारा यहाँ जो क्वेश्चन था ना, यहाँ पे ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन में यही कहा है, शो दैट, show that 2 watt meter of the power measurement sum of the reading of 2 watt meter gives total power consumed in 3 phase circuit। आप शो कीजिए कि दोनों वाट मीटर का जो रीडिंग होता है ना, उनका जो सम होता है वो टोटल पावर कंज्यूम को रिप्रेजेंट करता है। आप ये शो कीजिए।
इसको दिखाने का एक तो तरीका, तुम इसको भी अगर तुम ये भी एक्सप्लेन करोगे ना, देखो यहाँ से अगर इसी चीज को यहाँ से लेके यहाँ भी एक्सप्लेन करोगे तो बात वही प्रूफ होगा, क्योंकि यहाँ पे भी P1 प्लस P2 थ्री फेज पावर को शो कर रहा है। इसी चीज को हम और भी इस तरह से भी इंस्टेंटेनियस पावर के टर्म में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस पावर के टर्म में जब हम एक्सप्लेन कर रहे हैं तो देखो देखो हम मान लिए एक बार स्टार कनेक्शन, यहाँ पे एक बार डेल्टा कनेक्शन मान लिए, ठीक है। स्टार लोड, देखो इसको बोल देते हैं स्टार लोड, ठीक, ये पे डेल्टा लोड, ठीक है ना। स्टार लोड और डेल्टा लोड का फिगर शो किया हुआ है। स्टार और डेल्टा कनेक्शन के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं, ठीक। और ये वाट मीटर का कनेक्शन हम कैसे करते हैं ये कल ही हम लोग देखे थे, ठीक है। तो आज समझने में काफी इजी हो जाएगा, अगर कल का तुम लोग को थोड़ा मोड़ा भी आइडिया है तब भी आज बहुत आसानी हो जाएगा समझने में, ठीक है। तो ये P1 और P2 हम लोग कनेक्शन किए हुए हैं, किस तरह से यहाँ किए हुए तुम लोग को दिख रहा है, ठीक। तो देखो यहाँ पे जो भी पावर है, देखो जैसे यहाँ पे V1 है, यहाँ पे जो वोल्टेज है वो V1 है, इसमें जो करंट जा रहा है वो I1 है, ठीक। सबको स्मॉल वैल्यू से शो किए हुए हैं। स्मॉल वैल्यू कहने का मतलब है यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वैल्यू को हम लोग शो कर रहे हैं। तो देखो यहाँ V1 V2 V3 ये सब क्या है, इंस्टेंटेनियस फेज वोल्टेजेस है, ठीक। I1 I2 I3 क्या है, ये करंट है, ठीक है, समझ गए। तो इस सर्किट में देखो यहाँ पे ये जो हो गया, तो अब जो पावर होता है वो क्या होगा जी, पावर इन तीनों फेज का जो पावर जो होगा, पावर क्या, इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता है, वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय करंट, सीधा सीधी। अगर आपको ना एसी पूछा है ना डीसी बोला है, तो आपको अगर इंस्टेंटेनियस पावर बोलता है निकालने को, तो आप क्या कीजिए, दोनों के इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इंस्टेंटेनियस पावर निकल गया। तो इंस्टेंटेनियस पावर में हम लोग यही किए, थ्री फेज के लिए इंस्टेंटेनियस पावर यानी कि तीनों फेज के इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, इंस्टेंटेनियस करंट, तीनों को आप समेशन कर दीजिए, ठीक है। तो ये चीज कर दिया गया है ना। तो यहाँ पे देखो, तो लोड का जो इंस्टेंटेनियस पावर होगा वो किससे दिखाया जाएगा, इससे, इन तीनों का सम। यहाँ तक क्लियर है सबको, है कि नहीं। अब हमको देखो प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि ये जितना इंस्टेंटेनियस पावर मेजर करेगा और ये जितना इंस्टेंटेनियस पावर मेजर करेगा, इन दोनों का जो सम होगा ना, वो इस इंस्टेंटेनियस यानी लोड के पावर के इंस्टेंटेनियस पावर के बराबर होगा। हमको यही प्रूफ करना है, समझे, वही तो तुम्हारा क्वेश्चन कह रहा था, समझ गए। तो देखो उसको कैसे प्रूफ करते हैं, तो प्रूफ करने के लिए कुछ नहीं है, आसानी से हमको क्या करना है, ये तो बहुत ईजी है, इसमें तो फेजर डायग्राम ही हमको नहीं लगाना है, समझे। इसमें हमको क्या करना है, देखो मान लो पहले हम स्टार कनेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक। तो स्टार कनेक्शन में हम लोग क्या किए, स्टार को वाई भी बोलते हैं। तो स्टार कनेक्शन में हम लोग क्या देखिए, देखो तो स्टार कनेक्शन हम लोग क्या किए, इंस्टेंटेनियस रीडिंग ऑफ P1, पहला जो वाट मीटर है उसका रीडिंग क्या होगा, उसका रीडिंग, उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो, और उसमें जो उसके पोटेंशियल कॉइल का या जो प्रेशर कॉइल में जो वोल्टेज है वो, इसके प्रेशर कॉइल में वोल्टेज कौन सा है जी बताओ तो, इसका प्रेशर कॉइल में जो वोल्टेज है वो V13 है कि नहीं, बोलो, V13 है ना जी वोल्टेज। यस सर। कल जैसा था वैसे ही, इसको, इसमें जो करंट गया वो I1 गया, इसका जो वोल्टेज होगा वो V13 होगा, तो इसको लिख दिए P1 इक्वल टू I1 इंटू V13। सिमिलरली जो तुम्हारा जो वाट मीटर 2 है उसका रीडिंग क्या है, I2, देखो इसमें करंट जा रहा है I2 और इसका जो वोल्टेज कितना हो गया V23, लिख दिए ना। अब दोनों को ऐड कर दिए, जब दोनों को ऐड कर दिए तो ये क्या आया, I1 इंटू V1 माइनस V3, I2 इंटू V2 माइनस V3, ठीक। तो देखो इसको हम लोग जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, I1 V1 लिखे, ठीक। फिर वहां पे I1 V3 आएगा, ठीक है, I1 V3 आएगा, फिर वैसे ही I2 V2 आएगा, तो I2 V2 को हम यहाँ लिख दिए, और यहाँ पे I1 V3 भी आएगा, ठीक। तो हम लोग क्या किए, V3 को कॉमन ले ले, देखो V3 यहाँ पे भी है, इसके साथ भी V3 है, V3 को जब कॉमन लेंगे तो ये तुम्हारा I1 प्लस I2 आ जाएगा। इसको तुम सॉल्व करोगे तो इजीली आ जाएगा, नहीं तो तुमको हम ऐड करके दिखा देते हैं। देखो अगर तुम लोगों को डाउट लगता है ना तो देखो इसको हम यहाँ ऐड करते हैं। देखो I1 V1, देखो यहाँ से हम ऐसे लिख देते हैं, I1 V1 माइनस I1 V3। यार बैटरी का तो एक सेकेंड वेट करना जरा, बैटरी देखो। तो इसको हम लोग I1 V1 बोल दिए, I1 V3 बोल दिए, प्लस I2 V2 माइनस I2 V3, है ना। तो देखो तो V3 और V3, यहाँ देखो दोनों V3 को हम कॉमन ले लिए यहाँ पे, देखो है ना, ये वाला टर्म देखो, इस वाले टर्म और इस वाले टर्म, इन दोनों को जब हम कॉमन ले लिए तो इसको हम दो कंबाइंड रूप में यहाँ नहीं लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो I1 V1 यहाँ डाल दिए, I2 V2 यहाँ डाल दिया, और माइनस V3 इंटू I1 प्लस I2 ऐसे लिख दिए, ठीक। इसको समझने में दिक्कत नहीं हो रहा होगा, आई होप, है ना। अब इसके बाद से देखो क्या है, अब
केसीएल लगाते हैं। देखो यहाँ पे इस ये जो सर्किट है, ठीक, इस केसीएल हम लोग कहाँ लगाते हैं जी, देखो इस टर्म में। यहाँ पे अगर तुम केसीएल लगाओगे तो यहाँ पे I1 आ रहा है, इधर से I2 जा रहा है, इधर से I3 जा रहा है कि नहीं? तीनों जा रहा है इस पार्टिकुलर पॉइंट पे, तो इन तीनों का सम क्या होगा, 0 होगा कि नहीं? है कि नहीं बताओ? I1 प्लस I2 बराबर है, केसीएल से यही होगा। तो इससे तुम ये लिख सकते हो कि I1 प्लस I2 इक्वल टू माइनस I3, ये लिख सकते हैं कि नहीं? बताओ। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस I1 प्लस I2 को, है ना, यहाँ पे I1 प्लस I2 इसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस I3 लिख देंगे, है ना। तो जब इसको माइनस I3 लिखेंगे, ठीक है, तो इससे इसलिए इसको इक्वेशन 1 माने थे, इसको 1 माने थे, इसको 2 माने थे, तो 1 और 2 इन दोनों से क्या हो गया, तुम्हारा जो सम ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू आया वो कितना आ गया, मतलब ये इसको जब I1 V1 I1 तो था ही, V2 I2 तो था ही, अब यहाँ पे इसके जगह पे माइनस डाल दिया जाए तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। तो V3 I3 आ जाएगा कि नहीं, बोलो, तो दिक्कत, नो सर, है ना। तो इसका मतलब हमारा प्रूफ हो गया कि नहीं, कि भैया आप जितना जो लोड का पावर था तीनों फेज में, वो दोनों, वो जो तीनों पावर जो है ना, वो क्या है, 2 वाट मीटर जब हम लोग मेथड यूज करते हैं, है ना, तो उस मेथड में वो क्या करता है आपको, मतलब उन दोनों का सम जो है उस लोड के पावर को दे देता है, ठीक। तो ये स्टार कनेक्शन में आसानी से प्रूफ कर दिया गया। सिमिलरली अगर डेल्टा में भी ऐसा ही तुम निकालोगे तो प्रूफ हो जाएगा, उसमें हम लोग को केसीएल वैसे ही केवीएल लगाना पड़ता है। तो देखो डेल्टा कनेक्शन में भी हम लोग यही चीज प्रूव कर सकते हैं। डेल्टा कनेक्शन का डायग्राम यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है ना। डेल्टा कनेक्शन का डायग्राम यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक। तो देखो जब डेल्टा कनेक्शन में करेंगे तो इंस्टेंटेनियस रीडिंग ऑफ P1 वाट मीटर कितना होगा। अब देखो इसमें थोड़ा तुमको कनेक्शन ध्यान देना पड़ेगा, कनेक्शन पे तुमको फोकस रखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे जो कनेक्शन किया गया, एक काम करते हैं, इस कनेक्शन को हम नीचे फिर से बना देते हैं तुम्हारे लिए। जरूरत ही नहीं। इसको हम यहाँ पे बना देते हैं तुम्हारे लिए, फिगर तुम्हारे सामने रहेगा तो आसान हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे, तो यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ पे जो वाट मीटर 1 का जो रीडिंग है, इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, करंट कॉइल में करंट है I1 माइनस I3, है कि नहीं। देखो करंट कॉइल में जो करंट है वो I1 माइनस I3 है। कैसे I1 माइनस I3 है, देखो I1 में से I3 घटाएंगे तो तुमको ये वाला करंट मिलेगा। इसमें कोई दिक्कत, बोलो जल्दी से, बोलो, समझने में दिक्कत है तो बोलो। क्या क्या क्या, ठीक है सर। ठीक है। तो देखो इतना समझ गया, है ना। तो ये तुम्हारा, अब देखो अभी इसमें, अब इसका वोल्टेज देखो क्या है, P1 में जो वोल्टेज है ना, वो वोल्टेज क्या लिखा हुआ है, माइनस V3 लिखा हुआ है। कैसे, अब तुम बताओ, P1 का जो वोल्टेज है वो माइनस V3 क्यों लिखा हुआ है, बोलो। तुम लोग बता सकते हो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम लोग ध्यान से नोटिस करो, यहाँ पे जो लिया गया है इसको माइनस V3 लिया गया है। अब तुम हमको बताओ कि माइनस V3 क्यों लिया गया है। ये फिगर देख के ही आसानी से समझ सकता है, उसका जगह ये देखो क्या है, P1 जो है वो यहाँ पे है, देखो P1 का कनेक्शन यहाँ किया गया है, ठीक। यानी कि V13 जो इस टर्मिनल पे जो वोल्टेज होगा, है ना, इस टर्मिनल पे जो वोल्टेज होगा वही वोल्टेज यहाँ आएगा, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे जो भी वोल्टेज है, तो ये वोल्टेज है कितना, देखो यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे एक V3 लिया गया, देखो यहाँ पे इसकी, यहाँ इस टर्मिनल और इस टर्मिनल का जो वोल्टेज होगा वही यहाँ पे भी होगा, है कि नहीं। समझ रहे हो बात को, यहाँ और यहाँ के बीच में जो वोल्टेज होगा वही ना यहाँ यहाँ के बीच में होगा, बोलो, होगा ना, बोलो बताओ, ठीक है। तो अब ये,
इसमें जो है ना, इसमें जो करंट का जो डायरेक्शन दिया है उसके हिसाब से प्लस माइनस V3 इसको माना है। ये जो है प्लस माइनस V3 ऐसे माने हैं, इसको प्लस माइनस V2 माना है, समझे? और यहाँ से प्लस माइनस V1 ऐसे माना है, ठीक है? तो ये जो इसका जो पोटेंशियल कॉइल पे जो वोल्टेज मिल रहा है वो बेसिकली माइनस V3 मिल रहा है। देखो यहाँ से अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये तुमको माइनस V3 मिल रहा है। देखो क्योंकि इसका माइनस टर्मिनल ऊपर है, तो इसका जो ये माइनस वाला टर्मिनल है ना, ये ऊपर में तुमको ये मिल जा रहा है, समझे? ये क्लियर हुआ तो लोगों कैसे -3 है? ठीक है, तो ये है तुम्हारा -V3, ठीक? फिर वैसे ही P2 में जब तुम जाओगे तो P2 का जो वोल्टेज है वो ये देखो, P2 का वोल्टेज जो यहाँ पे जो वोल्टेज हो तो यहाँ पे देखो ये प्लस है ना? देखो P2 में ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे ये प्लस है, ठीक? और यहाँ पे ये माइनस, देखो यहाँ पे प्लस है तो ये प्लस, तो इसके वाले प्लस को यहाँ प्लस मिला, तो यहाँ पे कितना वोल्टेज आ गया? यहाँ पे जो वोल्टेज हुआ वो हो गया तुम्हारा प्लस V2, समझे? तो यहाँ पे तो P2 के अक्रॉस जो वोल्टेज आया वो कौन सा हो गया? V2 हो गया, ठीक? क्लियर? ये सर्किट देखने से पता चल जाता है, ठीक है? अगर तुम लोगों को देखने में समझ में दिक्कत होगा ना तो तुम लोग थोड़ा ध्यान से देखोगे तो क्लियर हो जाएगा पोलैरिटी, ठीक है? तो ये क्लियर हो गया, तो दोनों का जो पावर जो है अब क्या होगा, ठीक? हाँ, और इसमें करंट I2 माइनस I3 है ना, यहाँ पे एक गलती दिया हुआ है, यहाँ पे देखो ध्यान से, एक गलत लिखा हुआ है, ये प्लस नहीं होगा, ठीक? या माइनस होगा, ठीक है? ये I2 माइनस I1 होगा। करंट इसमें जो जा रहा है वो I2 माइनस I1 है ना जी, ये वाला करंट जा रहा है, ठीक है? तो ये हो गया। अब जब दोनों को ऐड करोगे, देखो यहाँ पे I2 माइनस I1 ही लिया हुआ है, समझ गए? वहां पे गलती लिख दिया गया था, ठीक है? तो जब दोनों को ऐड करोगे तो तुम्हारा ये इस तरह से आएगा, V1 V2 V2 V3 I3 और I1 इंटू V2 प्लस V3। इसको तो सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा, समझे? हर एक चीज हमसे स्टेप अप मत करवाओ तुम लोग, है ना? इसको जब तुम यहाँ से इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो इतना आ जाएगा, ठीक? अब हम लोग लगाते हैं केवीएल। केवीएल इस इंटरनल सर्किट में जब लगाएंगे ना, तो देखो इस इंटरनल सर्किट में जब हम लोग केवीएल लगाएंगे तो V1 प्लस V2 प्लस V3, इसको तो तुमको क्या मिलेगा अल्टीमेटली, V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर 0, समझे? तो केवीएल लगाने पे हमको ये रिलेशनशिप मिलेगा। इससे हमको क्या मिला, V1 बराबर माइनस इंटू V2 प्लस V3, ठीक है? तो यानी कि ये ऊपर में ये जो है ना, ये वाला जो टर्म, इसके जगह पे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, V1 यूज कर सकते हैं कि नहीं? मतलब माइनस V1 यूज कर सकते हैं, ठीक? तो जब इसको हम लोग जब पुट करेंगे, ये दोनों इक्वेशन जब हम लोग यूज करेंगे, इसीलिए जो तुम्हारा जो सम हो जाएगा अब क्या हो जाएगा, देखो इसके जगह पे हम लोग माइनस V1 यूज कर लिए हैं, है कि नहीं? तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये तीनों का सम बराबर आ गया कि नहीं? तो ये जो है अल्टीमेटली क्या निकला, तो सम ऑफ 2 वाट मीटर इक्वल टू पावर कंज्यूम्ड ऑफ द लोड। अब यहाँ देखो, यहाँ पे ये V1 V2 V3 इसका वैल्यू क्या है, आपस में मैग्नीट्यूड बराबर है कि नहीं है, इससे हमको कोई मतलब फर्क नहीं पड़ रहा है ना? V1 का वैल्यू अलग हो सकता है मैग्नीट्यूड में V2 से, सब इंस्टेंटेनियस वैल्यू ले रहे हैं ना, तो जरूरी नहीं है कि लोड यहाँ पे बैलेंस्ड हो या अनबैलेंस्ड हो, मैग्नीट्यूड से हमको मतलब नहीं है। तो इस केस में क्लियरली हम ये शो कर दे रहे हैं कि आपका लोड बैलेंस्ड हो या अनबैलेंस्ड हो, इंस्टेंटेनियस पावर का जो सम होगा ना वो तीन मतलब दोनों वाट मीटर का रीडिंग उसको दे देगा, समझ गए? तो ये तुम्हारा एक एक्सप्लेनेशन हो जाता है कि अगर तुमको उस तरह से क्वेश्चन में पूछे तो, और 2 वाट मीटर मेथड को ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो, और अगर तुमको क्लियरली मेंशन कर दिया है कि कनेक्शन डायग्राम शो कीजिए, फेजर डायग्राम शो कीजिए, तो फेजर डायग्राम शो करने वाली बात जहां भी आएगी तो तुम ये वाला डायग्राम शो करके P1 प्लस P2 यहाँ पे शो कर देना, समझे? तो वही बोलता है कि तुम्हारे पास दो क्वेश्चन है, ठीक है? दो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन का आंसर सबसे शुरुआत में हम लिखो, देखो ये वाला क्वेश्चन का शुरुआत में सबसे आंसर लिखवा दिए, है ना? शो करना है तो स्टार में भी शो कर दिया, डेल्टा में शो कर दिया। अब तुम्हारे पास क्वेश्चन में एग्जाम में तुम्हारे पास लगता है कि छोटा पड़ रहा है तो तुम दोनों मेथड लिख दो, स्टार और डेल्टा दोनों को लिख दो, मतलब छोटा तुमको छोटा लग रहा है तो दोनों लिख दो, अगर लग रहा है कि एक एक ही सिंगल बना रहा है वही ज्यादा लग गया तो सिर्फ स्टार का एक्सप्लेन करके छोड़ दो, समझ गए? तो वो तुम्हारे होशियारी पे डिपेंड करता है, ठीक है? समझ में आ गया ना क्या बताना चाह रहे थे? बताओ तू लोग, बोलो। कौन गया नीचे से, सूरज, साक्षी, राजीव, प्रिंस, मंजीत, मंजर, ममता, तब बताओ क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन दोनों क्लियर हुआ तुम लोग की कि नहीं? ये क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है ये बात क्लियर हुई कि नहीं, ये बताओ। कोई नहीं बोलेगा, मतलब किसी को क्लियर नहीं हुआ? ये साक्षी बता। सब खामोश है यार।
मतलब सब समझ गया है? हम समझ में नहीं आया सर। कौन सा वाला नहीं समझ में आया ये बताओ? काले वाला तुमको नहीं समझ में आया था क्या? ये सब समझ गए सर, वही क्वेश्चन जो। अच्छा क्वेश्चन नहीं समझ में आया, ये ना। तो देखो क्वेश्चन तो वही तो पूछ रहे हैं ना। क्वेश्चन में यही बोला है कि आप कनेक्शन डायग्राम शो कीजिए और पावर मेजरमेंट 3 फेज लोड का कैसे 2 वाट मीटर से आप मेजरमेंट करते हैं, इसको एक्सप्लेन करना है। इसके एक्सप्लेनेशन के लिए आप क्या कीजिए, आराम से ये फिगर बना दीजिए, है ना। ठीक ठीक, ये वाला फिगर यस सर। यहाँ इसको इसको बना के आके, क्योंकि क्योंकि इस पार्टिकुलर फेजर में इस पार्टिकुलर फिगर में क्या है ना, फेजर डायग्राम बना के पूरा बढ़िया से एक्सप्लेन किया गया है, समझे। इतना यहाँ तक बना दोगे, ये सब जैसे जहां जहां नोट नोट करके लिखे हैं ना वो सब मत लिखना, समझे ना। जो नोट नोट करके लिखे हैं वो सब यस मत सर। लिखना, वो तुम्हारे नॉलेज के लिए है। ठीक, वो तो इस पहले वाले क्वेश्चन का कोई आंसर हो गया। और दूसरा वाला जो क्वेश्चन है जो जिसमें शो करना है उसमें तुम ये लिखो। कहाँ से? यहाँ से शुरुआत करो, यहाँ से लिखो, यहाँ से शुरू करके यहाँ तक खत्म कर दो, समझ गए। अब क्लियर हुआ कि नहीं तुम लोगों को? नहीं सर, दूसरा पता नंबर नहीं कहाँ से सर? कहाँ लिखे हैं दूसरा नंबर पता नहीं चला सर। सर, क्वेश्चन में कहाँ से कहाँ लिखेंगे। अच्छा सुनो, दूसरा वाला जो क्वेश्चन है ना उसको यहाँ से शुरू करोगे, यहाँ से, समझे। यहाँ से आसानी से शुरू करो। यहाँ पे हम लिखवे कि इंस्टेंटेनियस पावर जो होता है वो दोनों के सम के बराबर होता है, तो यहाँ से शुरुआत करो आसानी से। और आराम से तुम इतना भी लिख के काम चला सकते हो, ठीक है। इतना भी लिख दोगे तब भी काम चल जाएगा, नहीं तो इतना यहाँ तक लिख दो। ठीक, क्वेश्चन कितना नंबर का पूछा है, उस पर 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, तो थोड़ा सा बड़ा तो लिखोगे ना, है ना। समझ गए। तो ये दूसरा नंबर यस। क्वेश्चन के लिए, समझ गए ना। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन के लिए काम करते हैं यार, तुम लोग को हम क्वेश्चन यहाँ पे ऐड कर देते हैं। बिल्कुल सही हुआ। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन ऊपर में, ठीक, यहाँ लिख दिया गया। अब यहाँ पे भी एक और क्वेश्चन ऐड कर देते हैं। एक्चुअली तुम किसी में कोई लिखोगे ना तभी मतलब नंबर वो मिला जुला के दे ही देगा। ठीक है, ये भी हो गया, समझ गए। इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ है। क्लियर? यस सर। ठीक है, इतना भी लिखोगे तो काम तुम्हारा चल जाएगा। ठीक है, ओके सर। अब क्वेश्चन दोनों क्लियर हो गया ना तुम लोगों को? यस सर। ठीक है, अब तुम जब जाके अगर ये देखोगे सिलेबस, तो सिलेबस में अगला टॉपिक है इफेक्ट ऑफ पावर फैक्टर ऑन वाट मीटर रीडिंग। समझ गए, वाट मीटर के रीडिंग पे पावर फैक्टर का क्या इफेक्ट है, यही पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक, अब देखो इसमें क्या है कि इफेक्ट ऑफ पावर फैक्टर कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लो कि लोड का जो है, लोड पे डिफरेंट तरह का लोड हो सकता है, पावर फैक्टर यूनिटी हो सकता है, पावर फैक्टर 0 हो सकता है। ये सब बुझाता है तो लोगों, पावर फैक्टर 0, पावर फैक्टर यूनिटी क्या बोलते हैं। तो अलग अलग सिनेरियो में सीधा सीधी अगर पावर फैक्टर नहीं बुझाता है तो पावर फैक्टर बराबर क्या होता है, cos फाई। फिलहाल इतना ही दिमाग में रखना है, पावर फैक्टर बराबर होता है cos फाई, है ना। तो मान लेते हैं इस cos फाई का वैल्यू क्या है, यूनिटी है। ठीक है, ये अभी हम पार्टिकुलर केस लिए, केस नंबर 1 है। ठीक है, इसमें तुम्हारा यूनिटी पावर फैक्टर है। तो cos फाई का वैल्यू 1 कब होता है जी, बताओ तो। जब एंगल 0 हो, है कि नहीं। जब तुम्हारा एंगल 0 हो तभी ना वैल्यू 1 होगा। तो यहाँ पे फाई इक्वल टू 0 आ गया। ठीक, ये फाई इक्वल टू 0 हो गया। अब देखो, अब इस फाई इक्वल टू 0 के साथ या फिर cos फाई इक्वल टू 1 के साथ दोनों वाट मीटर का रीडिंग क्या क्या होगा, वही हम लोग को पता करना है मेरे भाई, वही ना टॉपिक है। ठीक है, तो देखो इसका रीडिंग क्या होगा, पहले वाले का रीडिंग क्या होगा। देखो P1 इक्वल टू, यहाँ पे लिखा हुआ है √3 VI cos 30 डिग्री माइनस ये √3 VI यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, यही था ना हम लोग देखे थे। ठीक, यही ना रीडिंग था, √3 VI cos। तो cos 30 डिग्री माइनस फाई था, तो यहाँ पे फाई का वैल्यू 0 हो गया।
इसका वैल्यू कितना आएगा, √3 VI cos 30 डिग्री आएगा कि नहीं, है कि नहीं बोलो। ये फाई का वैल्यू Yes, कितना sir. हो गया, 0 हो गया यहाँ पे, तो 0 हो गया तो ये cos 30 डिग्री हो गया। तो 30 का वैल्यू कितना आता है जी, √3/2 आता है ना। Yes, sir. तो ये रूट इसका √3 और इसका √3 मल्टीप्लाई होकर 3/2 बना देगा, जी है कि नहीं, है ना। तो P1 का जो रीडिंग आएगा वो 3/2 VI आएगा। कोई दिक्कत सर दिखाई नहीं दे रहा है सर, है? दिखाई दे रहा सर। अभी प्रॉब्लम बताता मेरे है पर सर लिखा है स्क्रीन शेयरिंग, शेयरिंग हो रहा है, स्क्रीन शेयरिंग। तुम एक बार नेटवर्क प्रॉब्लम होगा उसका। डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट हो जाओ, समझे, तो कहीं सही हो जाए। ठीक ठीक चलो, हो गया सर। हो गया ना, तो ऐसा ही होता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया ना। फाई का वैल्यू हम लोग क्या किए, 0 डिग्री 0 डाल दिए। तो इस फॉर्मूला में P1 का वैल्यू ये आता था, 30 - फाई आया था। इसको जब हम पुट किए तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 3/2 VY कितना आया, है ना। सिमिलरली P2 का वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, P2 में तो 30 डिग्री प्लस होता था ना, यहाँ गलती लिखा है, 30 डिग्री प्लस होता था, है ना। तो जब 30 डिग्री यहाँ पे फाई तुम्हारा कितना हो गया, 0 हो गया। इसका जब 0 पुट किया तभी इसका भी वैल्यू, यानी कि इस केस में क्या आया, दोनों वाट मीटर का जो पावर हो गया, वो पावर क्या कर रहा है, आधा पावर मेजर कर रहा है कि नहीं। दैट इज P1 बराबर P2 है, बराबर कितना है, P3 फेज डिवाइडेड बाई 2, है ना। तो पावर 3 फेज क्या होता है, 3 फेज पावर होता है 3VI, है ना, बट्टा 2। और पावर ये भी होता है √3VLIL बट्टा 2। ये कैसे होता है, ये तुम बता लोगे। √3 हम पहले लिख दिए हैं, और यहाँ वेयर VL बराबर √3 इंटू V फेज लाइन वोल्टेज, है ना, और स्टार। ठीक है, तो देखो नोट करके एक यहाँ पे पॉइंट लिख लो। 3 फेज पावर जो होता है ना, वो पावर जो होता है वो होता है 3VI cos फाई, ठीक, और √3VLIL cos फाई, समझे। ये जो है, ये जो ऊपर वाला जो फॉर्मूला है ना, ये दोनों में फेज वोल्टेज है, फेज 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 वोल्टेज, फेज करंट, समझ गए। यहाँ पे ये दो फॉर्मूला, इसमें है लाइन वोल्टेज, लाइन करंट, समझे। तो इस केस में जो पावर का जो मेजरमेंट हुआ वो क्या हुआ, P1 बराबर P2 बराबर P3 फेज बट्टा 2, यानी कि 3VI बट्टा 2 लिखो, या फिर √3VLIL बट्टा 2 लिख दो, है ना। मतलब लाइन वोल्टेज के टर्म में अगर लिखा है तब ऐसे लिखना है, समझ गए ना, क्लियर है। जब पावर फैक्टर यूनिटी होगा तो दोनों वाट मीटर का रीडिंग बराबर होगा, पहला चीज, है ना। पहला चीज क्या होगा, रीडिंग ऑफ 2 वाट मीटर्स आर इक्वल, है कि नहीं। और ईच वाट मीटर का रीड्स क्या होगा, हाफ ऑफ टोटल पावर, हाफ ऑफ टोटल पावर, समझे ना। तो 3 फेज पावर का बट्टा 2, है ना। वो 3VI बटा 2, देखो 3VI बटा 2 यहाँ भी है, 3VI बटा 2 यहाँ पे भी है ना। इसी को हम लोग √3VLIL बटा 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्लियर है सबको। चलो अब देखो, अब का जो है ना, अब आगे वाला कहानी बड़ा सिंपल है, अब तुम लोग भी बना सकते हो। अगर मान लो पावर फैक्टर का वैल्यू 0.5 है, समझे, पावर फैक्टर का वैल्यू 0.5 है, उस केस में फाई का वैल्यू कितना होगा, 60 डिग्री, क्योंकि cos 60 बराबर 0.5 होता है ना। तो अब इस सारे इक्वेशन है, देखो P1 में क्या करोगे तुम, 60 डिग्री, फाई का वैल्यू 60 डिग्री पुट करो, है ना। देखो यहाँ पे हम 60 डिग्री पुट कर दिए, यहाँ पे भी P2 में भी 60 डिग्री पुट कर दिए। तो इसमें जब 60 डिग्री पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इन दोनों का सम 90 डिग्री हो जाएगा, है कि नहीं। cos 90 का वैल्यू 0 होता है, तो ये 0 हो गया P2, है ना। एक जो है P2 हो गया, दूसरा वाले में मतलब रीडिंग कितना आया, 0। पहले वाले में रीडिंग कितना आया, cos 30 - 60 डिग्री कितना होगा, -30 डिग्री, है ना। तो अल्टीमेटली इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, cos 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3 बटा 2, तो √3 और √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 बटा 2, है ना। तो इस केस में क्या आया,
तुम्हारा टोटल पावर कितना मेजर किया जाएगा, ठीक है। तो टोटल पावर 3 VI cos फाइव होता है ना, cos फाइव का वैल्यू यहाँ पे 1/2 है, इसलिए ये 3/2 VI हो गया, है ना। तो तुम इस केस में तुम्हारा टोटल पावर कितना हो जाएगा, 3 VI, है ना। सर फिर से P1 समझाइए ना। P1 cos 30 माइनस 60 बराबर हाँ, कैसे ये 60 होगा? डिग्री होगा ना, है ना। ये 65 का वैल्यू यहाँ पे 60 डिग्री है। क्यों 5 का वैल्यू 60 डिग्री है? हम लोग मान लिए हैं कि जब लोड जो है ना ऐसा है कि कॉस पावर फैक्टर का वैल्यू 0.5 है, हम लोग माने हुए हैं इसको, समझे। जब पावर फैक्टर का वैल्यू 0.5 हो तो एंगल का वैल्यू कितना होगा, 60 डिग्री होगा। ये बात तो सबको क्लियर है ना। तो अब इस फाई का वैल्यू हम इस फॉर्मूला में डालेंगे 60 डिग्री, तो कितना आ जाएगा, √3VI cos 30 माइनस 60। तो 30 माइनस 60 का वैल्यू कितना आ जाएगा, -30 डिग्री, है ना। और cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है cos -30। cos -30 लिखो बराबर cos 30 होता है ना जी, यस सर। बराबर √3/2 होता है ना। तो √3/2 में मल्टीप्लाई कर दोगे √3 से तो कितना आएगा, 3/2 नहीं आएगा। यस सर। तो उसको आएगा, सॉल्व लेकिन वो माइनस से कंफ्यूज हो गए थे हम। अच्छा ठीक है, cos -30 बराबर cos 30 होता है, इतना तो पता है ना। यस सर। ओके सर। ठीक है, ये इतना क्लियर हो गया। ठीक है, तो 90 बराबर 0 हो जाएगा। यानी कि अगर ऐसा केस रहा तो एक पावर जो पावर फैक्टर 0.5 है उस केस में क्या होगा, 1 वाट मीटर जो है 0 रीड करेगा। ये बात तो क्लियर हो गया। यस। यानी कि 1 वाट मीटर जो है पावर जीरो पावर को मेजर करेगा, और दूसरा जो होगा वो क्या करेगा, टोटल पावर को मेजर करेगा। समझ गए ना कहानी। 1 वाट मीटर उस केस में 0 मेजरमेंट करेगा। क्लियर है बात, ठीक। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, पावर फैक्टर को 0 कर दिए। पावर फैक्टर यानी cos फाई का वैल्यू 0 कर दिए। cos फाई का वैल्यू 0 कब होता है, जब एंगल 90 डिग्री हो। ठीक है, तो ये 90, अब इसमें हम लोग को 90 डिग्री डालना है। ठीक है, इसको हम लोग को 90 डिग्री डालना है। ठीक, तो यहाँ 90 डिग्री हम लोग जब डाले तो ये 30 माइनस 90 डिग्री -60 हो गया। cos -60 बराबर cos 60, है ना। cos 60 का वैल्यू कितना आता है, 1/2। तो इसमें क्या होगा, √3/2 आ गया। ठीक, सिमिलरली यहाँ पे +30 डिग्री, यहाँ पे प्लस साइन पे ध्यान देना, यहाँ पे प्लस हो गया तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा जी, इसका वैल्यू 120 हो गया। हाँ, cos 120 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 120, है ना। एंड cos 120 डिग्री का वैल्यू कितना आता है जी, बताओ जल्दी से। cos 120 डिग्री बराबर कितना होता है, हैं? -1/2। -1/2। हाँ, इतना सबको पता होना चाहिए। अब तुम लोग इतना, अभी इस लेवल पे तुम लोग को ये चीज पता रहना चाहिए कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा आ गया। तो इसका मतलब है, देखो इसका जस्ट नेगेटिव है कि नहीं, इसको Yes, अगर तुम P मानोगे तो ये -P आया ना। ठीक है, तो अल्टीमेटली तुम्हारा इस तरह से हुआ। तो इस केस में हम लोग कहेंगे जब 0 पावर फैक्टर हो, ठीक, तो रीडिंग ऑफ 2 वाट मीटर्स आर इक्वल, है ना। रीडिंग्स जो है इक्वल है बट अपोजिट साइन, है ना। जब दोनों का साइन अपोजिट हो तब जाके हम लोग क्या कहेंगे कि 0 पावर फैक्टर है, और दोनों का वैल्यू आपस में बराबर है लेकिन अपोजिट साइन है तो 0 पावर फैक्टर है। समझ गए, ठीक है। तो एक चीज ध्यान देना, ये पावर फैक्टर, इससे पहले देखो यहाँ पे जब हम लोग 0.5 पे थे ना, जब हम 0.5 पावर फैक्टर पे थे तो 1 वाट मीटर का रीडिंग 0 हो गया था। समझ गए, समझे ना। तो अब हम लोग Yes, sir. 0.5 से जैसे जैसे नीचे वैल्यू जाएंगे ना, जैसे मान लो 0.2 हम लोग जब पहुंचे, अगर मान लो 0.2 पे हम लोग जब पहुंचे तो ये 0.5 से कम है ना जी, बताओ। तो 0.5 से जब कम हो गया ना, इसका मतलब है कि 1 वाट मीटर पक्का का पक्का रीडिंग जो क्या देगा, नेगेटिव रीडिंग देगा, और 1 वाट मीटर पॉजिटिव रीडिंग देगा। समझ गए, तो तुमको मोटा मोटी आइडिया भी लग जाएगा कि ऑप्शन उसके हिसाब से भी सेलेक्ट कर सकते हो। 1 वाट मीटर अगर पॉजिटिव रीडिंग कर रहा है तो दूसरा वाट मीटर अगर नेगेटिव रीडिंग कर रहा है तो उसका वैल्यू 0 और 0.5 के बीच में रहेगा, पावर फैक्टर का वैल्यू। समझ गए, तो यही चीज को यहाँ पे मेंशन किया गया है। इट शुड बी नोटेड, जब पावर फैक्टर बिलो 0.5 है ना, वन ऑफ द वाट मीटर विल गिव नेगेटिव इंडिकेशन। ये ऑब्जेक्टिव के लिए सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझे। अगर पावर फैक्टर का वैल्यू 0.5 से कम है तो 1 वाट मीटर तुमको नेगेटिव रीडिंग शो करेगा, है ना। ठीक है, तो अब सुनो, बात ये है, अब नेगेटिव अब मान लेते हैं, ठीक। अब मान लिए कि मेरे पास से वाट मीटर का रीडिंग स्केल ऐसा है, ठीक, ये 0 डिग्री है ना। 0 डिग्री यहाँ से शुरुआत हुआ है, ठीक है, और यहाँ से इसका रीडिंग है, ठीक है।
तो उसको नेगेटिव रीडिंग कैसे शो कर पाएगा जी, ये बताओ। ये नेगेटिव इधर तो जा ही नहीं पाएगा, जा पाएगा ये बोलो? नहीं सर। नहीं ना जा पाएगा। तो वैसे कंडीशन में क्या किया जाता है, तो वैसे कंडीशन में या तो आप करंट कॉइल का या प्रेशर कॉइल का कनेक्शन को रिवर्स कर दीजिए। तुम करंट कॉइल का और प्रेशर कॉइल का किसी का एक कॉइल का कनेक्शन जैसे ही रिवर्स करेगा ना, उल्टा डायरेक्शन में टॉर्क लगने लगेगा और तुम्हारा वो वही रीडिंग जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में शो करने लगेगा। समझे? समझे ना? तो क्वेश्चन में दिया रहता है एक्चुअली कि हम जो रीडिंग लिए हैं वो कनेक्शन को इन्वर्ट करके लिए हैं कि सीधा सीधी ले लिए। अगर मान लो तुमको बोला कि 750 वाट हम मेजर किए, किसके साथ? कनेक्शन को इन्वर्ट करके, कनेक्शन को रिवर्स करके। समझ गए? समझ गए ना? तब जाके इसका मतलब इसका एक्चुअल वैल्यू कितना होगा? -750। समझे? अगर तुमको क्वेश्चन में कहीं मेंशन्ड है कि हम जो है रीडिंग जो लिए हैं वो कनेक्शन को रिवर्स करके लिए हैं, तो इसका मतलब है कि हाँ, उसका वैल्यू क्या है? नेगेटिव आएगा। समझ गए ना? तो ऐसा क्यों क्यों कनेक्शन को क्यों रिवर्स किया जाता है? क्योंकि ये नेगेटिव ये नीचे नहीं जा सकता। इसका कंस्ट्रक्शन ऐसा है कि ये नीचे नहीं सकता क्योंकि इसमें 0 से शुरुआत हो रहा है। समझ गए? तो वैसे सिनेरियो में हम लोग क्या करते हैं, एक कनेक्शन को रिवर्स कर देते हैं तो टॉर्क का डायरेक्शन उल्टा हो जाता है। तो टॉर्क का डायरेक्शन हो जाता है तो ये अब उल्टा डायरेक्शन में दिखाने लगता है। तो हमको मैग्नीट्यूड तो दे देगा, मैग्नीट्यूड जितना जितना आप पहले टॉर्क प्रोड्यूस करता अभी भी उतना ही प्रोड्यूस करेगा, बस उसका कनेक्शन रिवर्स करने की वजह से हम लोग उसका जो साइन जो लेंगे वो नेगेटिव ले लेंगे। ये बात क्लियर है? एक क्वेश्चन इस पे होगा, उससे तुम लोग को और क्लियर हो जाएगा। समझ गए? ठीक है। अब देखो ये जो है ना, जो अब हम लोग जो अभी पढ़े हैं ना, उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, शॉर्टकट में एक मतलब एक टेबुलर फॉर्म में देख ले रहे हैं। तो देखो मान लो जब हमारा पहला क्या था, पावर फैक्टर हम लोग 0 लिए, है ना, एंगल 0 लिए तो पावर फैक्टर का वैल्यू 1 लिए, तो तुम्हारा P1 P2 क्या हो गया? वो तुम्हारा √3 VL आई है। देखो ये लाइन वोल्टेज के टर्म में सारा चीज लिखा हुआ है, यहाँ पे हम बताया था ना, जैसे देखो लाइन वोल्टेज के टर्म में, है ना, लाइन वोल्टेज क्या होता है? देखो √3 VL तो यहाँ पे वही चीज लिखा है, √3 VL/2, मतलब दोनों आधा आधा मेजर करेगा। मतलब दोनों इस केस में याद यही रखना है कि दोनों का रीडिंग क्या होगा? इक्वल होगा, पॉजिटिव होगा और इक्वल होगा। समझ गए? कब? जब तुम्हारा कॉस पावर फैक्टर मतलब पावर फैक्टर 1 है। ठीक है, एक ही चीज को याद करो, जब पावर फैक्टर 1 है तब जाके। ठीक है, इसके बाद से 30 डिग्री हम लोग मान लो लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि हम लोग 30 डिग्री लिए, तो 30 डिग्री पे कॉस पावर फैक्टर का वैल्यू आता है 0.882, मतलब √3/2। ये जो है बेसिकली वो √3/2 है। समझ गए? हम लोग पावर फैक्टर कितना लिए हैं जी? √3/2 यहाँ पे, है ना। तो इस केस में तुम्हारा एक इतना मेजर करेगा और दूसरा उसका जस्ट आधा मेजर करेगा, यानी कि P1 बराबर P2 होगा, मतलब P1 बराबर 2P2 हो जाएगा। ये केस शायद तुमको यहाँ नहीं दिखाया गया, ये केस हम तुमको इसमें नहीं बताए, है ना। यस 30 डिग्री वाला नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, ठीक है, यहाँ से समझ लो। तब जब 30 डिग्री जब तुम पुट करोगे ना पाई का वैल्यू, तब जाके तुम्हारा एक रीडिंग आएगा, मतलब एक का जो रीडिंग होगा ना दूसरे का जस्ट आधा होगा। देख रहे हो? तो P1 बराबर 2P2 है। ठीक है, P1 जो है जस्ट P2 के डबल है। समझ गए? ठीक, इसके बाद से जो तीसरा है वो कितना है? 60 डिग्री पे, तो 60 डिग्री पे 0.5, है ना। इस केस में एक का एक रीडिंग क्या होगा? 0 होगा, ये तो हम लोग पढ़े हैं, है ना। तो एक रीडिंग जब 0 हो गया तो इसका मतलब है एक रीडिंग 0 है, दूसरा जो है वो क्या है? वो तुम्हारा टोटल पावर के बराबर है। ठीक, इसमें ये हो गया। चौथा जो है 90 डिग्री पे एंगल लेंगे, यानी पावर फैक्टर 0। तो एक पॉजिटिव दे रहा है, एक नेगेटिव दे रहा है, देख रहे हो ना, यहाँ पे एक जो है नेगेटिव दे रहा है पावर। ठीक है, तो P1 बराबर P1 बराबर -P2 हो गया ना। तो इसका समरी है, समझे? इससे दिमाग में रखा है, ये एक्चुअली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। समझ गया ना? छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पे बहुत पूछता है कि पावर मतलब होगा, इस पे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो तुम लोगों को क्लियर हो जाए। ठीक है, तो फिलहाल एक क्वेश्चन ये देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे तुम लोग को बहुत मतलब उसका जो जो भी फॉर्मूला है उसका कॉन्सेप्ट तुम लोग को क्लियर हो जाएगा। चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तुम लोग हेल्प करोगे फॉर्मूला के साथ। 2 वाट मीटर्स आर कनेक्टेड टू मेजर पावर कंज्यूम्ड बाय ए 3 फेज बैलेंस्ड लोड, है ना। हम लोग जो फेजर डायग्राम पढ़े हैं ना, सारा फॉर्मूला जो पढ़े हैं, √3 VI, ये सब बैलेंस लोड के लिए ही पढ़े हैं। समझे? तो ये बैलेंस लोड दिया है तो मेरा काम बहुत इजी है। वन ऑफ द वाट मीटर रीड्स 1500 ओम, ये गलती दिया है एक्चुअली, ये ओम नहीं होगा, समझे ना, इतना वाट होगा। ठीक है, और ये क्या होगा? ये भी वाट होगा। ठीक है, ठीक। तो एक वाट मीटर 1500 वाट मेजर किया, दूसरा वाट मीटर कितना किया? 700 वाट। ठीक है, क्या क्या फाइंड करना है? फाइंड पावर फैक्टर ऑफ द लोड। ठीक, क्या फाइंड करना है हम लोग को? पावर फैक्टर।
ध्यान देना, क्या फाइंड करना है भाई, पावर फैक्टर ऑफ द लोड। पहला, व्हेन बोथ रीडिंग्स आर पॉजिटिव, पहला कंडीशन क्या है, बोथ रीडिंग्स आर पॉजिटिव। दूसरा कंडीशन में कहा है, ध्यान दो, दूसरा कंडीशन क्या कहा है, रीडिंग ऑफ सेकेंड, सेकेंड वाले का वाट मीटर का रीडिंग क्या किया गया, ऑब्टेन्ड आफ्टर रिवर्सिंग इट्स करंट कॉइल कनेक्शन, है कि नहीं। तो इसका मतलब है कि दूसरा वाला कनेक्शन में तुम्हारा क्या हो गया, रिवर्स करके किया गया है, इसका मतलब वो नेगेटिव पावर होगा, यानी कि 700 वाट वाला जो पावर होगा वो नेगेटिव होगा। किसके लिए, क्वेश्चन नंबर बी के लिए। हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, पहले ए। तो ए में तुम्हारा P1 बराबर कितना हो जाएगा जी, 1500 वाट दिया हुआ है, ठीक। P2 बराबर कितना दिया है, प्लस 700 वाट, है ना, प्लस है, ठीक है, क्योंकि दोनों बोला है पॉजिटिव, बोथ रीडिंग्स आर पॉजिटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव तो ये हो गया। अब तुमको पावर फैक्टर निकालना है, तो पावर फैक्टर बराबर कितना होता है जी, पावर फैक्टर बराबर होता है cos फाई, है ना, और फाई का वैल्यू कितना आता है, tan इनवर्स Q3 फेज बटा P3 फेज, यही ना होता है, बराबर tan इनवर्स Q3 फेज का वैल्यू कितना होता है, √3 इंटू P1 माइनस P2, ठीक, और P3 फेज का वैल्यू कितना आता है, P1 प्लस P2, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे ना, देखो हम तुमको दिखा देते हैं कहाँ पढ़े थे, देखो यहाँ पे, ये है ना पावर फैक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला, ठीक है। यस सर। तो यही फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं पावर फैक्टर का वैल्यू निकालने के लिए, ठीक। तो देखो अब सॉल्व करो तुम लोग, अब तो कैलकुलेशन करना है मेरे भाई, बताओ जल्दी से, P1 माइनस P2 कितना आ जाएगा, P1 माइनस P2 का वैल्यू कितना आएगा, 1500 माइनस 700, 800 आया, है ना, और P1 प्लस P2 कितना आएगा, 2200, है ना। इसलिए पाई बराबर कितना हो गया, tan इनवर्स √3 इंटू 800 बटा 2200, ठीक है। इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, चलो निकालते हैं, कैलकुलेटर हम ही को यूज करना होगा। देखो तो हम लोग क्या करेंगे, 3 रूट मल्टीप्लाइड बाई 800 इक्वल डिवाइड बाई 2200 2200, यही है, इतना आया ना। इसका क्या करना है, हम लोग को tan इनवर्स लेना है, tan इनवर्स लिए तो ये फाई का वैल्यू जो आया 32 पॉइंट समथिंग आया, कितना आया था 32.20, है ना, 21 लिख देते हैं 20, ठीक। अब इसी यही जो आया ना, इसलिए PF बराबर cos 32.20, इसका वैल्यू कितना आएगा जी। अब इसी में हम लोग इसी का एंगल का हम लोग cos लगा देंगे तो 0.8461, है ना, तो 0.8846 लिख देते हैं तभी काम चलेगा, 0.84, इतना भी लिख देंगे तभी, इतना हो गया पावर फैक्टर, ठीक है। यही कैलकुलेट करना था हम लोग को, है ना। अब इसी क्वेश्चन में अगर तुमको पूछता रियल पावर कितना है जी, तो तुम्हारा रियल पावर हो गया, है कि नहीं, यही ना हुआ। इसी क्वेश्चन में अगर रियल पावर पूछ देता तो यही हो जाता, और रिएक्टिव पावर कितना हो जाता, तो 800 में √3 से मल्टीप्लाई कर दो तो रिएक्टिव पावर निकल जाता है कि नहीं। ये एक ही क्वेश्चन को बहुत तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक। अब ये समझ गए, अब बी वाला बताओ, ठीक है। बी वाला केस में सिंस, देखो यहाँ लिखेंगे रीडिंग ऑफ मीटर इज करंट कॉइल को रिवर्स करने के बाद, इसलिए P2 का वैल्यू कितना हो गया, -700, है ना, एज ऑब्टेन्ड बाई रिवर्सिंग, ठीक है। अब देखो, तो अब फॉर्मूला बाकी वही है, पावर फैक्टर बराबर क्या होगा, फॉर्मूला वही है, पावर फैक्टर बराबर cos ऑफ tan इनवर्स, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, cos ऑफ tan इनवर्स √3 P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाई P1 प्लस P2, ठीक है। अब हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इसको लोग cos लिखेंगे tan इनवर्स
√3 इंटू P1 माइनस P2 करोगे तो अब कितना आ जाएगा जी? अब तो ऐड हो जाएगा। 2200 ऊपर आ जाएगा सर। हैं? 2200 ऊपर आ जाएगा। 2200 आ जाएगा ना, ये नीचे भी सर 2200 रहेगा। नहीं, नीचे तो अब घट जाएगा, 800 रहेगा। 800 हो गया है ना। ये सर ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा? ठीक है, तो इसको हम लोग अब सॉल्व कर देते हैं। देखो 2200 मल्टीप्लाइड बाई 3 रूट इक्वल्स डिवाइडेड बाई 800 इक्वल्स जितना आया। ठीक है, इसका tan इनवर्स लेते हैं, 78 डिग्री आया। अब इसको क्या, इसका कॉस लेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.251 है ना, तो बराबर आ जाएगा 0.2 0.05 0.21 आ जाएगा। 1। 205 को 21 भी लिख सकते हो, है ना। ये सर तो 2 1 तक लिखना है तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह के बेस पे, मतलब इसी फॉर्मूला पे बेस इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, समझ गए? ये सर पूछा हुआ है सर। पूछा हुआ है क्वेश्चन। ये सर 2018 में सर। अच्छा ठीक है, मतलब बुक का क्वेश्चन है ना, इसलिए डायरेक्ट पूछ दिया है, समझ गए? ये फॉर्मूला लगा के आसानी से क्वेश्चन बना सकता है। हमको लगता नहीं है कि अब इसमें दिक्कत है तुम लोगों को कुछ। ठीक, अब देखो, अब पावर मेजरमेंट में एक चीज बच गया है। रीडिंग हम लोग को ना रिएक्टिव पावर मेजरमेंट करते हैं किससे? सिंगल फॉर। जो नेक्स्ट टॉपिक है यूजिंग 1 वाट मीटर। ये सर तो ठीक है, 1 वाट मीटर को यूज करके हम लोग को 3 फेज रिएक्टिव पावर निकालना है। ठीक है ना, तो 3 फेज रिएक्टिव पावर be obtained using 1 watt meter considering following diagram, कनेक्शन डायग्राम। अभी कुछ बोल नहीं रहे हैं इसलिए तुम लोग, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग क्या, एक कनेक्शन डायग्राम बनाएंगे, है ना, उसका हम लोग को मेजर करना है 3 फेज पावर। तो देखो कैसे कनेक्शन डायग्राम बनाते हैं। मान लेते हैं ये लोड है मेरा, है ना, स्टार ही लेते हैं हम लोग। ठीक, ये लोड ले लिए, जैसे पहले नामकरण किए थे ना, उसी तरह से इसका भी नामकरण करेंगे, समझे? ज्यादा इसको डिफरेंस हम लोग नहीं रखेंगे। ठीक, इसका हम लोग क्या नामकरण किए थे? 1 किए थे, है ना। इस वाले टर्मिनल को 2 किए थे, इस वाले को 3 किए थे, है ना। 1 2 3 कर दिए। ठीक है, इसमें सब यहाँ पे, यहाँ का जो वोल्टेज था वो V1 है, बोलने लगा जैसा यहाँ का जो वोल्टेज है V2 है। लगा जैसा। अरे भाई म्यूट करके बोलो ना घर में। ठीक है, ये हो गया V1 V2 V3। ठीक है, इतना चीज हो गया। अब सवाल ये है कि वाट मीटर, एक वाट मीटर हमको कनेक्ट करना है इस सर्किट में। हम किस तरह से करें कि हमको पावर, मतलब 3 फेज पावर का मेजरमेंट हो जाए। ठीक है, तो एक्चुअली क्या है, वो कनेक्शन हम लोग को दिमाग में रखना है। ठीक, कनेक्शन हम तुम लोग को बता देते हैं। अब तुम लोग देखो, 3 फेज पावर का जो एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, पहले तो ये समझ लेना है, समझे? देखो तो लोग कनेक्शन डायग्राम जो है हम लोग को, तुमको दिखाते हैं बुक से। देखो इस कनेक्शन डायग्राम को हम लोग बनाएंगे खुद से। ठीक है, तो देखो इसमें ये कनेक्शन डायग्राम जो है, इसमें थोड़ा ध्यान देना कैसे कैसे किया गया है। देखो यहाँ पे जो करंट कॉइल है, इसको हम लोग यहाँ किसने बीच वाले फेज में डाल दिए हैं। ठीक, मतलब बीच वाले में करंट कॉइल को डाले, अब बाकी दोनों के साथ क्या किए हैं, प्रेशर कॉइल का कनेक्शन कर दिए। देख रहे हो, दिखा क्या नहीं तुम लोग को? दिख रहा है ना? यस सर। ठीक है, तो इसी तरह का कनेक्शन हम लोग यूज करेंगे, यानी कि एक फेज, मतलब जिस
जिस फेज का हम लोग करंट लिए है ना, उसका हम लोग प्रेशर कॉइल उसमें कनेक्ट नहीं किए। ठीक है, तो इसी को हम लोग यूज करते हैं वहां पे। देखो, तो हम लोग को क्या करना है भाई, करंट कॉइल हम लोग को इस यहाँ पे कनेक्ट करना है ना, इसको हम लोग रेड से ले लेते हैं। तो करंट कॉइल तो सीरीज में रहता है, तो इसको ऐसे कनेक्ट कर दिए। ठीक, अब इसका प्रेशर कॉइल का कनेक्शन हम लोग यहाँ से कर देंगे। देखो, प्रेशर कॉइल को दूसरा कलर से ले लेते हैं मान लो। इसका प्रेशर कॉइल का जो कनेक्शन है वो हम लोग ऐसे कर दिए। ठीक है, यहाँ से ऐसे। ठीक है, और ये तुम्हारा हो गया क्या, वाट मीटर। ठीक, ये तुम्हारा हो गया वाट मीटर 1। ठीक है, ये तुम्हारा ये वाट मीटर हो गया तुम्हारा, इसका करंट कॉइल और प्रेशर कॉइल कनेक्टेड हो गया। करंट कॉइल समझ में आ जाए। देखो, करंट कॉइल प्रेशर कॉइल ना तुमको क्वेश्चन में लिख के नहीं मिलता है कि ये करंट कॉइल है ये प्रेशर कॉइल है। जो तुम्हारा सीरीज में कनेक्टेड है कहीं भी, वो करंट कॉइल है। देखो, इसमें रेड वाला जो है वो करंट कॉइल है, क्यों? क्योंकि देखो ये सीरीज में कनेक्टेड है ना। बाकी ये जो तुम्हारा ग्रीन वाला है वो तुम्हारा क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड है ना, 1 और 2 के बीच में। ठीक, तो वो तुम्हारा क्या हो गया, वाट मीटर। अब देखो इस केस में रीडिंग ऑफ वाट मीटर 1 क्या होगा, देखो तो ये वाट मीटर जो है इसका रीडिंग कितना होगा जी। देखो, हम लोग अब एवरेज वैल्यू की बात करेंगे। ठीक है, इंस्टेंटेनियस की बात नहीं कर रहे हैं। तो क्या होगा, V13, देखो प्रेशर कॉइल का जो वोल्टेज VPC लिख देते हैं, मल्टीप्लाइड बाई IPC इंटू कॉस एंगल बिटवीन VPC एंड ICC, यही होता है ना जी। तो यहाँ पे देखो VPC कितना है, VPC का वैल्यू है V13 मल्टीप्लाइड बाई ICC का वैल्यू कितना है, I3। ठीक है ना जी। V12 है ये, V13 नहीं है। 1 से 2 के बीच में कनेक्टेड है प्रेशर कॉइल, समझ गए, और 3 में कनेक्टेड है। तो इसमें जो करंट जा रहा है वो बेसिकली कौन सा है, ये I3 है। इसमें जो करंट जा रहा है वो I2 है। इसमें जो करंट जा रहा है वो I1 है, समझ गए। तो V12 इंटू I2 इंटू कॉस, अब देखो अब इसका दोनों के बीच का एंगल जानना है, V12 एंड I3, है ना। अब इन दोनों का एंगल कैसे पता चलेगा, फेजर डायग्राम से। ठीक है, तो फेजर डायग्राम हम लोग बनाना पड़ेगा यहाँ पे। बहुत इजी है, तुम लोग देख चुके हो, अब बहुत इजी हो जाएगा तुम लोग के लिए। मान लेते हैं हम लोग V1 को यहाँ मान लेते हैं। ठीक, तो V2 को हम यहाँ मानेंगे 120 डिग्री पे, V2 V1, V3 को कहाँ मानेंगे, इधर V3, हो गया ना। अब V12 निकालना है तो क्या करेंगे मेरे भाई, इसको हम लोग पीछे लेके जाते हैं, है ना। अब इन दोनों का, इसका और इसका समेशन जो होता है ना, यही तुम्हारा V1 हो जाता है। ठीक है, ये जो तुम्हारा हो जाएगा, यही ना है तुम्हारा V12, बोलो, है ना। यस सर। ठीक है, ये V12 हो गया तुम्हारा। तो ये V12 का जो वैल्यू आता है, ये बेसिकली ये 30 डिग्री लीड करता है। V12 बराबर क्या होता है, V1 से 30 डिग्री ज्यादा होता है, और √3 टाइम्स होता है V1, और एंगल 30 डिग्री ज्यादा होता है उससे। एंगल में मतलब स्पेस में लोकेशन उसका 30 डिग्री ज्यादा है, और उसका मैग्नीट्यूड कितना है, √3 टाइम्स V1, है ना। ठीक है सर, हाँ बोलो। फेजर डायग्राम बनाने का कोई रूल है? फेजर डायग्राम वाला हम तुम लोगों को बताए थे, मतलब क्लास किए थे तुम वो वाला, जिस दिन फेजर डायग्राम स्पेशली बताए थे। यस सर, कल तो किए थे। कल किए थे, उससे पहले, कल के पहले। नहीं सर, एक दिन हाँ, बीच में गैप है। हाँ, तो कल से पहले तुम किए ना, उससे पहले वाला देखना। पता नहीं अपलोड हुआ है कि नहीं यूट्यूब पे। हम तो लिंक तो भेजे थे, वो अब लिंक अब शायद खत्म हो गया होगा, एक का लिंक खत्म हो गया होगा, कल वाले क्लास का तो लिंक होगा। ना ठीक है, इसको रूल से बनाया जाता है फेजर डायग्राम कि मैंने अपने अनुसार मैंने मन से। देखो मन से नहीं बनाया था, सर्टेन रूल तो होता ही है फेजर डायग्राम में। देखो, तो 3 फेज बैलेंस ये सिस्टम जो है ना, बैलेंस सिस्टम के लिए हम लोग बना रहे हैं। इन दोनों के बीच में 120 डिग्री का गैप रहेगा, ये हम बताए हुए थे, है ना। ये सर, ये तीनों तो के है। बीच में 120 डिग्री का गैप होता है, पहला चीज तो ये। और दूसरा चीज जो है, आप ये जो इसको फेजर का लोकेशन कहीं ले सकते हैं, यहाँ से भी आप चाहते तो शुरू कर सकते थे, समझे। V1 हम यहाँ ले लेते, समझे। V1 जब यहाँ लेते तो V2 को हमको यहाँ लेना पड़ता, V3 को हमको यहाँ लेना पड़ता, समझे। ऐसे भी फेजर डायग्राम बन सकता है। ठीक, तो फिर हमको V12 निकालना है, तो V12 निकालने के लिए हम यहाँ जाएंगे, है ना। इस मतलब V2 को पीछे लेके जाएंगे, तो V12 बराबर क्या होता है, V1 माइनस V2 होता है ना जी। इसको हम लोग I3 मतलब वही चीज होता है। तो V12 बराबर V12 का ऐसे हो गया। तो यहाँ से ये मतलब ये भी फेजर डायग्राम बन सकता है, समझे। तो हम इस तरह से शुरू से लेके चलें, इसीलिए इसी तरह से ले रहे हैं ताकि तुम लोगों को कंफर्टेबल रहे,
समझ गए ना? तो वही ये क्लास छोड़ोगे तो हम क्या कर सकते हैं, पीछे वाला तो क्लास कंटिन्यू रखो सब, तो तुम लोगों को बेनिफिट होगा। अब बहुत ज्यादा दिन का भी क्लास बचा नहीं, तुम लोग का एग्जाम भी अब बहुत क्लोज है, तो आपका जो भी क्लास है सब क्रूशियल है, समझ गए? ठीक है, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो देखो ये V1 हो गया तुम्हारा, V2 हो गया, V3 हो गया, V1 2 निकाल लिए हम लोग। लेकिन सर हमको V1 2 से खाली मतलब नहीं था, हमको क्या चाहिए, I3 भी तो चाहिए मेरे भाई, बोलो I3 चाहिए ना? ठीक Yes, है, sir. यस सर। अब I3 के लिए, I3 क्या होगा तुम कौन बता देगा, कौन सबसे समझदार है जो हमको बता देगा I3 कितना होगा? I3 कहाँ पे होगा, I3 का लोकेशन, I3 का जो लोकेशन होगा वो इसी फेज मतलब V3 पे डिपेंड करेगा। ये जो I3 है वो डिपेंड करेगा V3 पे, है कि नहीं? I3 बराबर हो जाएगा V3 बट्टा मतलब Z3, मान लो उसमें Z इम्पिडेंस लगा है ना? तो अब इसके साथ कुछ ना कुछ पाई लगा रहेगा ना, एंगल, है कि नहीं? बताओ, इसका मान लेते हैं, यहाँ पे हम लोग मान लिए ऐसे Z1 Z2 Z3 है ना? ठीक है, वेयर फाई इज लैगिंग एंगल, ठीक है? या फिर हमको अगर ऐसा नहीं भी मेंशन करते ना, हम लोग ऐसा मान लेते कि सपोज करंट लैग्स द फेज वोल्टेज, यहाँ पे मान लेते हैं लेट, यहाँ पे देखो ऐसे सबसे सिंपल हो जाएगा। अगर हम लोग इसको नहीं भी माने तो हम एक स्टेटमेंट दे देंगे तो मेरा काम चल जाएगा, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। सपोज लेट फेज करंट लैग्स करस्पॉन्डिंग वोल्टेज corresponding phase voltage by an angle phi, है ना? हम लोग ऐसा मान लिए जो करंट जो है, फेज का जो करंट है वो फेज के वोल्टेज को फाई एंगल से लैग कर रहा है। इसका मतलब है कि जो I3 होगा, देखो इसका मतलब यही हुआ सीधा सीधी कि जो I3 होगा ना, जो I3 होगा वो इससे लैग करेगा, ठीक है, V3 से लैग करेगा। अब बताओ लैग करेगा तो इधर जाएगा कि इधर जाएगा, ये बताओ। करंट जो का जो फेजर होगा वो V3 को लैग करेगा, तो फेजर इधर जाएगा कि इधर जाएगा? देखो इसको 1 बोल रहे हैं, इसको 2 बोल रहे हैं, बताओ 1 वाला होगा फेजर कि 2 वाला होगा? लैगिंग फेजर, लैग लीड। लैग और लीड का सर, देखो देखो हम लोग ना फेजर जो रोटेट करता है ना वो इस डायरेक्शन में रोटेट करता है, ऐसे समझे, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज में ये जो तो V3 तो लैग करने का मतलब है कि ये इधर रहेगा तब ना इसके पीछे कहलाएगा, समझे? तो ये 2 वाला गलत है, समझ गए? ये 2 वाला गलत है, 1 वाला हो जाएगा, समझे? यानी कि अगर हमको उसको लैग कराना है तो हमको इसको यहाँ शो करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि ये थोड़ा इतना एंगल पे लैग कर रहा है यहाँ पे, इसको हम लोग बोल दिए I3, समझ गए? तो I3 का एंगल हम लोग कितना ले लिए, फाई, ठीक है? इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो है फाई, और यहाँ पे ये जो तुम्हारा एंगल था वो कितना था, 30 डिग्री। अब तुमको क्या देखना है, अब तुमको ये एंगल पता करना है। देखो तुमको अब तुमको मेन जो है काम बच गया ना, ये एंगल पता करना, ये एंगल होगा कितना। तुमको V1 2 और I3 के बीच का एंगल चाहिए था ना जी, बोलो बताओ, यस सर, है ना? V1 2 और इसके बीच में था, देखो एक्चुअली क्या था, देखो ये जो टोटल एंगल ना V3 और V1 2 के बीच, यहाँ से यहाँ तक का एंगल जो ये 90 डिग्री है। कैसे पूछो? क्योंकि देखो ये से ये टोटल एंगल कितना है जी, 120 डिग्री, है कि नहीं, बोलो? V1 से V3 जो 120 जी डिग्री सर। लैग करता है ना, ये तो 120 डिग्री हो गया, इसमें किसी को डाउट नहीं है? डाउट नहीं सर। ठीक है, इसमें हो गया 120 डिग्री। अब इसके बाद से इसमें से तुम 30 घटा दो, इस 120 डिग्री में से यहाँ वाला 30 तो घटाओगे ना जी, यहाँ पे 30 डिग्री है, इसको तो घटाओगे, ठीक? तो तुम्हारा यहाँ से यहाँ का जो एंगल बचा वो 90 डिग्री बचा, ठीक है? अब इस 90 डिग्री में से अगर फाई को घटा दोगे तो ये एंगल निकल जाएगा कि नहीं? ये जो एंगल होगा, समझे, क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस फाइव, ठीक है? समझ गए? ये क्लियर हुआ कि नहीं तो लोग?
हुआ ना? सही से Yes, नहीं sir. दिख रहा तो इसको रेड कलर से दिखा देते हैं। ठीक है, ये 90 डिग्री माइनस 5 एंगल हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, अब हम लोग ज्यादा नहीं लिखेंगे। फ्रॉम फेजर डायग्राम, एंगल बिटवीन I3 एंड V12 इज 90 डिग्री माइनस 5, है कि नहीं? है ना? इसलिए तुम्हारा also for balance system, also as balance system is considered, इसलिए V12 जो हो जाएगा वो √3 टाइम्स कितना होगा? √3 टाइम्स कितना हो जाएगा? मैग्नीट्यूड जो होगा V12 का वो हो जाएगा √3 टाइम्स V, है ना? ठीक है, ये बैलेंस सिस्टम है। बैलेंस सिस्टम का मतलब क्या हो गया? V1 V2 V3, V1 बराबर V एंगल 0, V2 बराबर V एंगल -120, V3 बराबर V एंगल +120। ठीक है, समझे? फेज RMS, यही चीज हम पहले भी किए हुए थे, तुम लोग को ध्यान में होगा, है ना? तो ये V12 का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं √3 इंटू V। ठीक है, इसलिए जो तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हारा जो वाट मीटर रीडिंग, वाट मीटर का रीडिंग अब क्या आ गया? वाट मीटर का रीडिंग तुम्हारा आ जाएगा √3 मल्टीप्लाइड बाई V। ठीक है, √3 मल्टीप्लाइड बाई V मल्टीप्लाइड बाई I, है ना? एंड ऑल्सो अब मान लेते हैं बैलेंस्ड लोड भी है, तो तुम्हारा I1 बराबर I2 बराबर I3 बराबर I इन मैग्नीट्यूड। समझ गए? ये मानने हुए अगर हम लोग बैलेंस सिस्टम में, इसके वजह से ये हो रहा है तुम्हारा। ठीक है, ये तीनों का मैंने, तो ये √3 इंटू V इंटू I। अब यहाँ पे कॉस कितना एंगल लिखोगे? 90 डिग्री माइनस 5 लिखोगे कि नहीं? बोलो, Yes, है sir. ना? इसको क्या लिखोगे? √3 VI sin 5 लिख सकते हो। Yes, sir, लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये वाट मीटर का रीडिंग हो गया। ठीक, बट 3 फेज रिएक्टिव पावर इज गिवन एज, 3 फेज रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला हम बताए थे 3VI sin 5, बोले थे ना? Yes. ठीक है, इसलिए तुमको इसलिए Q 3 फेज बराबर कितना हो जाएगा? √3 टाइम्स वाट मीटर रीडिंग। अगर इसमें हम √3 से मल्टीप्लाई कर दे मेरे भाई, तो ये 3VI cos 5 sin 5 हो जाएगा कि नहीं? है ना? इसलिए यहाँ पे लिखेंगे Q 3 फेज इक्वल टू √3 मल्टीप्लाइड बाई वाट मीटर। ठीक है, तो सिंगल फेज वाट मीटर में मेजरमेंट में हम लोग इस तरह से क्या करते हैं? वाट मीटर का रीडिंग लेते हैं। समझ गए? तो इसका कनेक्शन डायग्राम हो गया इसका। ये यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग इसके बारे में स्टेटमेंट लिख देंगे। सो 3 फेज रिएक्टिव पावर can be obtained using one watt meter method by multiplying